नमस्कार, मैं हिमांशु हरी बिहारी खबर का चुनावी एक्सप्रेस लेकर आया हूं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में। और यहां मैं अभी आपको रूबरू कराऊंगा आशा सिंह जी से, जो कि प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से। और इनसे जानेंगे कि इनका क्या रोड मैप है और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए ये विधायक बन के आएंगी तो क्या 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 विकास करेंगे। मैम, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से आप जीतने के बाद जनता की किन किन समस्याओं का समाधान लेकर आइए। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से जब प्लूरल्स पार्टी के द्वारा मुझे चुना गया है तो डेफिनेटली मैंने सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों को महसूस किया है। चूँकि मैं सोनपुर से ही हूँ और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र मेरा बर्थ प्लेस रहा है, तो यहाँ मैंने बचपन से बहुत सारी चीज़ों को देखा है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोज़गार है। और आज सोनपुर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार में जो मेजर समस्या है आज बेरोजगारी है। तो हमारा ये जो प्लूरल्स का स्टैंड है वो सबसे बड़ा इसी मुद्दे पर है कि रोज़गार लाना है। कैसे लाना है उसके लिए हमने पॉलिसियाँ बनाई हैं। इस पार्टी का गठन ही इसी बिहाफ में हुआ है कि पॉलिटिक्स वही कर सकता है जो पॉलिसी मेकिंग कर सकता है। और इस पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वो सारे किसी न किसी चीज़ में दक्ष हैं, सारे एजुकेटेड हैं। और पढ़े लिखे लोग अगर सत्ता में आते हैं तो उनको चीज़ों की समझ है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पार्टी में आने वाले सारे लोग, इस पॉलिटिकल पार्टी में आने वाले सारे लोग साधारण लोग हैं, जो मतलब आम जीवनचर्या को बखूबी महसूस किए हैं। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जब हम चीज़ों को, रियलिटी को हम फेस करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें ये समस्याएँ आ रही हैं तो उसको कैसे निदान किया जाए। तो रोज़गार के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला तो है कि शिक्षा को हमें बढ़ावा देना है। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, हम अगर कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई मतलब एक अच्छी कॉलेज की बात किया जाए तो वो भी नहीं है। शिक्षा के लिए सभी को बाहर जाना है। ऐसे तो बिहार में, पूरे बिहार में आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। अगर आपको हायर एजुकेशन लेना है तो आपको बाहर ही जाना है। अगर हम यहाँ पढ़ नहीं सकते हैं तो रोज़गार की तो बात ही नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार में जब आज से 30 साल पहले, हम लोग 30 साल लॉकडाउन का बात करते हैं, 30 इयर्स लॉकडाउन, तो कहने का मतलब है कि 30 साल पहले सारी चीज़ें नॉर्मल थी। मतलब सारे स्टेट लगभग एक जैसे थे। 30 साल पहले औद्योगिकरण हुआ था और उसके बाद से बिहार ही पीछे रह गया। नहीं तो बाकी सारे स्टेट्स आगे बढ़े हैं, लेकिन बिहार पीछे रह गया। बिहार का पीछे रहने का बहुत सारा कारण था कि हम लोग यहाँ का जो बेसिक चीज़ें हैं उसको कभी उजागर नहीं किए। बिहार में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होने वाली चीज़ है खेती। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का बात करें, या मैं सारण जिला से हूँ, सारण जिला में बात करूँ तो यहाँ का मेजर जो एग्रीकल्चर है, खेती जो है, वो मक्का, गेहूँ, धान। यहाँ एक सबसे अच्छी खेती होती है तिल की खेती। इसको भी, मतलब खेती को अगर औद्योगिकरण से जोड़ दिया जाए तो हमें बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिहार में जो चीज़ें हैं अगर हम उसको सही तरीके से औद्योगिकरण में उसको समावेश करें तो बिहार में रोज़गार की भी कमी नहीं है। अभी बिहार में, सारण जिला की बात करें या पूरे बिहार की बात करें तो 36% साक्षरता रेट जो है, तो 100 में से 36 लोग जो है एकदम साफ पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का मतलब एक मेजॉरिटी जो है पीपल, वो साक्षर तक नहीं है। तो जब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, सरकार की कोई भी स्कीम आती है तो लोगों को पता नहीं है कि हमें इसका लाभ मिलेगा कैसे। तो सबसे पहला काम है हमको साक्षरता दर बढ़ाना। उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन लाना होगा। स्कूल का निर्माण सिर्फ नहीं, भवन निर्माण नहीं, उसमें शिक्षक उतने होने चाहिए कि जो अभी शिक्षक और स्टूडेंट का रेशियो है जिस पे होना चाहिए 40/1, 30/1, ये इसको मतलब मैनेज, संतुलित करना है। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे पास ऐसा नहीं है कि बिहार में लोग बहुत सारे ट्रेंड टीचर हैं, उनको अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। 2011 से आपने देखा है कि किसी न किसी कारणवश किसी चरण में आके नियोजन प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। तो हम कहाँ से ऐसे मतलब उचित शिक्षा की बात कर सकते हैं। सारण विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने महसूस किया है आम जनता से जब मैं मिली हूँ। तो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा सोनपुर मेला। सोनपुर मेला जो है वो एक समय में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हुआ करता था। आज स्थिति ये है कि सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया गया, यहाँ से खरीद बिक्री नहीं हो पाती है पशुओं की। धीरे धीरे उसका जो लोकप्रियता थी वो ख़त्म होते जा रही है। अगर हम इसको
विकसित करना चाहते हैं, नीयत होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि नीयत होनी चाहिए। हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास नीयत नहीं है कि हम उसको डेवलप करें। तो सोनपुर मेला हमारे पास है, जिसको अगर हम मतलब विकसित करें, जो हमारा पशु मेला पहले हुआ करता था उसको दोबारा उसी रूप में लाना होगा। इसकी प्रसिद्धि को दोबारा उसी रूप में लाना होगा। उसके लिए बहुत सारे ज़्यादा टफ काम नहीं है, बस नीयत की ज़रूरत है। एक और मुद्दा है, जैसे कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि एक टोपोलैंड है जहाँ पर बैन लगा देने की वजह से लोग उसकी खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें समस्याओं से जो मतलब उलझने वाले लोग हैं, जो बताते हैं अगर किसी भी परिस्थिति में मैं फंस जाता हूँ तो उस ज़मीन को मैं खरीद बेच नहीं कर सकता। अपना ज़मीन होते हुए भी उसको लवारिस घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं से जब मैं मिली हूँ तो उनकी भी स्थिति बहुत ख़राब है, एजुकेशन रेट भी बहुत ख़राब है। और सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, 33% आरक्षण की बात करते हैं महिलाओं को। मुझे जहाँ तक लगता है कि एक घर को चलाने के लिए जितनी इम्पॉर्टेंट होती है महिला, उसी तरह एक राष्ट्र को चलाने के लिए, एक स्टेट को चलाने के लिए भी महिला का उतना ही इम्पोर्टेंस है। जब प्रकृति ने 2 ही चीज़ बना के भेजा ना, प्रकृति ने जब वर्ण विभेदन किया था तो 2 चीज़ें थी, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। और आज हम मोहताज हैं आरक्षण के। क्यों? हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और हमें मौका दिया जाता है कि आप इतने सीट पे रिजर्व हैं तब आप इस पे आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बराबर की भागीदारी में अपने से मतलब भाग लेना चाहिए, और बराबर की भागीदारी तभी होगी जब उनको बराबर का मौका देंगे। तो मौका तो कहीं नहीं है। तो ये हमें लगता है कि प्लूरल्स एक पहली ऐसी पार्टी होगी जो महिलाओं को मतलब बराबर का सम्मान का दर्जा दे रही है, और महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें भाग भी ले रही हैं। सोनपुर विधानसभा में जब मैं महिलाओं से मिली तो उन लोगों का भी कहना था कि मैम, महिला सुरक्षा पे आपका क्या कहना है? आज 45 सालों के बाद, आज़ादी के बाद भी हम ये बात करते हैं कि महिला सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मेंटालिटी को चेंज करनी है, उसके लिए सिस्टम्स को चेंज करना है कि महिला को सुरक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, समाज को उस स्तर का बनाना होगा कि महिला इसमें सिक्योर फील करें। और महिलाओं की जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक महिलाओं को सिर्फ आरक्षण ही दिया जाएगा, जब तक महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेंगी। और ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। महिलाओं को नेतृत्व करने का क्षमता मुझे लगता है कि बहुत अव्वल दर्जे का गॉड गिफ्टेड होता है। जब वो एक परिवार को, एक समाज को मैनेज कर सकती हैं तो एक सिस्टम को भी मैनेज अच्छे से कर सकती हैं। उसके लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, और पार्टी ने भी इस पर मुहर लगाया है कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए पहले तो हमको उनको ट्रेंड करना होगा कि नहीं, आप अबला नहीं हैं, सबला हैं। तो इसके लिए उनको उचित मतलब प्रशिक्षण केंद्र देना होगा, जिसमें उनको मतलब हर वीकली जो उनका टाइम शेड्यूल है, और मैंने ऐसा अपने मैनिफेस्टो में भी जारी भी किया है। जब मेरा मैनिफेस्टो रिलीज़ होगा तो उसमें आप देखेंगे भी कि ब्लॉक स्तर पे और पंचायत स्तर पे महिला सशक्तिकरण के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर होगा, जिसमें उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए। और सिर्फ ये नाम के लिए नहीं, कागजी नहीं, उनको ये मोटिवेट किया जाए और उसमें उनको प्रशिक्षित किया जाए। इसके बाद एक समुचित उचित व्यवस्था हो शिक्षा प्रणाली की। जो हमारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी प्राइवेट स्कूल्स में एक निम्न वर्ग का भी अगर कोई आदमी है, वो कैसे भी अपना जीविकोपार्जन करता है, तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तो क्यों? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों प्राइवेट स्कूल में ही क्यों? अगर सरकारी स्कूल में वो सुविधाएं दी जाएं तो क्यों बच्चा जाएगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने? जब सरकार इतना खर्चा करती है तो उसको वो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम वैसा करेंगे। हमारा जो प्लान है उस पर ये सबसे पहला है कि इन्वायरमेंट अगर अच्छा होता है, परिवेश अगर अच्छा होता है, तो वहाँ पर चीज़ों को सीखने में मज़ा आता है। और ये महिलाओं के सशक्तिकरण की हुई, एजुकेशन की बात हुई। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर अभी मैंने बताया कि साक्षरता रेट कितना है। इसके अलावा यहाँ पर कॉलेज की भी बात मैंने की। पूर्वोत्तर रेलवे कॉलेज है, इसके अलावा हमको लगता है YN सिंह कॉलेज है। बढ़िया कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पर हम मास्टर्स की डिग्री ले सकें, है ना। मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बाहर जाने के लिए विवश हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ऑक्यूपेशन नहीं है, व्यवसाय नहीं है, क्या करेंगे हम? तो इसके लिए हमारा जो सबसे मेन चीज़ है, हमारा बिहार का सबसे मेन चीज़ है खेती। के अलावा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम, तो खेती को औद्योगिकरण करना होगा।
कृषि को औद्योगिकरण में परिवर्तित करना होगा। ये डिफ़िकल्ट नहीं है। जब हमारे यहाँ का मक्का बाहर जाके, यहाँ जो मक्का 8 रुपये 10 रुपये केजी बिकता है और बाहर जाके उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो उसका कॉस्टिंग कितना होता है आपसे छिपा नहीं है। तो उस मक्के को अगर हम अपने स्टेट में इंडस्ट्रियलाइज़ करें, उसको औद्योगिकरण करें खेती का, तो हम उसको यहाँ पर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उस प्रोडक्ट्स को जब हम सेल आउट करते हैं स्टेट से बाहर, तो उसका राजस्व हमारे बिहार को मिलेगा। तो डेफिनेटली रोज़गार की कमी नहीं होगी। हरियर क्षेत्र मेला की बात आपने की, यहाँ पे हरिहरनाथ मंदिर भी है और अंबिका भवानी मंदिर है आमी में। अभी तक की जो सरकारें रही हैं उन लोगों ने पर्यटक स्थल के रूप में इन दोनों को बिल्कुल तरीके से नज़रअंदाज किया है। तो आपकी क्या रणनीति है और क्या आपका सोच है कि कैसे इस एरिया के पर्यटन एक इंडस्ट्री है उसको आप कैसे विकसित करिएगा और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाइएगा? सबसे स्टार्टिंग में जब हमारी मैडम प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया जी आई थी, तो उन्होंने एक लेट्स ओपन बिहार का मुहिम चलाया था। उनमें उन सारे मुद्दों को उठाया गया जो किसी न किसी कारण से, सरकार के लापरवाही की वजह से वो दिन ब दिन पिछड़ता गया है। उसमें हमारा सोनपुर मेला भी है, अंबिका भवानी शक्तिपीठ है और आज इसको पर्यटन स्थल का दर्जा तक नहीं मिल पाया है। तो इसको हमें मॉडर्नाइज़ करना होगा। लोग वहाँ क्यों आते हैं? अगर हम कोई दार्शनिक प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ क्यों आते हैं? वहाँ पर वैसी बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। छोटे हाट जो हैं, वहाँ पर होने वाले जो हाट हैं, उनको डेवलप करना होगा कि वहाँ पर लोगों को ऑक्यूपेशन मिले। लोग आएंगे तब वहाँ एक तो रोज़गार का सृजन होगा। अगर हम इसको पर्यटन स्थल घोषित करते हैं तो रोज़गार का भी सृजन होगा। लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ स्थानीय लोगों को उससे फ़ायदा होगा और इसके लिए हमने इन दोनों चीज़ों को अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया है कि सोनपुर मेला, हरिहरनाथ बाबा का और अंबिका भवानी माँ स्थान को, दोनों को पर्यटन स्थल घोषित करना है। एक बड़ा सवाल है, अभी के जो वर्तमान विधायक हैं और जो पूर्व विधायक हैं, दोनों का जो ये है वो बहुत बाहुबली और काफ़ी हैं। तो दो बाहुबली नेता से एक सामान्य वर्ग की प्रतिनिधित्व और उम्मीदवार, किस तरीके से आप जनता के बीच में जाइएगा और कैसे आप बताइएगा जनता को कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ जो ये लोग नहीं कर पाए हैं? बिल्कुल, मैं एवरीडे जनसंपर्क कर रही हूँ और लोगों को ऑप्शन चाहिए था, लोगों के पास विकल्प नहीं था। लोग बहुत इजीली कह देते हैं कि बिहार में कास्ट पे वोटिंग होता है। ये माइंडसेट बनाया गया है। आम लोगों के बीच में मैं जब जाती हूँ तो ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। लोग ये कभी नहीं कहते कि हाँ हम जात के आधार पर वोट करेंगे। सबको विकास चाहिए और सबने उनको कहीं ना कहीं ठगा है। और जितने लोगों से मैं मिली हूँ उन्होंने प्लूरल्स का दिल से स्वागत किया है कि यहाँ पर अगर शिक्षित लोग आएंगे तो शिक्षा को बढ़ावा देंगे। दूसरी चीज़ है कि जो बाहुबली नेताओं की आपने बात किया, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे डरने की ज़रूरत है या उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे जनता को ये महसूस होगा कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में अच्छा काम किया है तो हम आपको नहीं चुन सकते। कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं, तभी तीसरे विकल्प का तलाश था। और इन दोनों दिग्गज नेताओं के रहते हुए मैं जब क्षेत्र में भ्रमण करती हूँ तो बहुत सहज महसूस करती हूँ और लोग खुल के अपनी समस्याओं को हमसे रखते हैं और अपनी उम्मीद, जो उनका उम्मीद है उनका, वो प्लूरल्स के प्रति है कि अगर प्लूरल्स बहुमत में आती है तो ये चीज़ें होंगी। क्योंकि अगर सच्चाई से आप किसी को अपनी बात रखते हैं तो वो समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि एक पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवार से बात करने की क्या फ़ायदे होते हैं, जो आपको इस क्षेत्र के हर एक तकलीफ़ के बारे में, हर एक अविकसित क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी होती है। बाकी यहाँ के तो पूर्व विधायक हैं, एक ने तो अपना घर मंदिर से ऊपर बनवा रखा है ताकि लोग रोड पर से उनके घर को पहचान सकें। दूसरे उम्मीदवार जो हैं उनका तो उनकी पार्टी के ही लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया है। तो ऐसे में इस क्षेत्र में आशा जी जैसे उम्मीदवारों की बहुत ज़रूरत है और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में आशा जी विजयी हों और इनसे सवाल करने का मौका हमें बिहार विधानसभा में मिले। मैं हिमांशु हरी, बिहारी खबर का चुनावी एक्सप्रेस लेकर सोनपुर विधानसभा में था। जल्दी आपसे किसी और विधानसभा में मुलाकात होगी। नमस्कार।